कर्म ही पूजा है और इसी कर्म के विचार के साथ हम अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं निखार। लगातार कोशिश यही होनी चाहिए कि मेहनत के साथ आगे बढ़ें और अपने कर्म को लेकर अपने भविष्य का करें निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा, जहां पर अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी राजनीति यानी कि 24 की चुनौती, अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्लैमर वर्ल्ड और खेल जगत से जुड़ी हुई। और अगले एक घंटे के सफर में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं स्टूडियोज में मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात आपको। सुप्रभात आंचल और सुप्रभात सभी दर्शकों को डीडी न्यूज के। तो अगले एक घंटे एकदम पावर पैक शो होने वाला है, जिस तरीके से आंचल ने बताया, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर बात होगी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की, कि आखिर आज जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं वो कहां पर चुनाव प्रचार आज करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार वितरित करती हुई नजर आएंगी। किस किस को ये पुरस्कार आज मिलने वाले हैं और कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, अगले एक घंटे में हम जानेंगे। इसके साथ ही बात होगी मौसम को लेकर भी, कि मौसम किस तरीके से बदल रहा है, कहीं पर गर्मी हो रही तो कहीं पर तेज बारिश की भी संभावनाएं जताई गई हैं। और इन खबरों के अलावा बात स्पोर्ट्स जगत की भी होगी, बात ग्लैमर वर्ल्ड की भी होगी, बात कारोबार जगत की भी होगी। तो अगले एक घंटे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके पास पहुंचाएंगे सिर्फ एक घंटे के अंदर। लेकिन इस खास बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। 24 की चुनौती में बीजेपी नेताओं की तूफानी रैली। जेपी नड्डा चित्रकूट और फतेहपुर में तो अमित शाह तेलंगाना के भोंगिर में करेंगे चुनावी प्रचार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। राहुल गांधी तेलंगाना के मेडक और मल्काजगिरी में करेंगे जनसभा, तो मायावती की कन्नौज में होगी चुनावी रैली। वहीं अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी में संभालेंगे कमान। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। भारत दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। कुलगाम में सोमवार से चल रही मुठभेड़ में मारा गया एक और आतंकी। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर। सनराइजर्स हैदराबाद की लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत के साथ प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं कृतिका 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो 24 की चुनौती में अगर हम बात करें आंचल, तो सबसे पहले लोकसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भाजपा नेताओं का जो तूफानी रैली का दौर है वो लगातार जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का चुनावी दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं तेलंगाना के भोंगिर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भोंगिर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा पहले चित्रकूट धाम में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर में फतेहपुर जिले में जाकर चुनावी रैली करने वाले हैं और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे साथ। तो चुनावी रण में ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लेकिन अगर वही बात विपक्षी नेताओं की करें तो विपक्षी नेताओं का भी प्रचार अभियान जो है वो काफी तेजी से जारी है।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी, जो आज तेलंगाना में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा मेडक में होगी, तो वहीं मल्काजगिरी में चुनावी हुंकार भी भरते हुए राहुल गांधी आज नजर आने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस के अलावा अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां इस वक्त चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी आज कन्नौज में चुनावी रैली करेंगी और इस सीट पर बसपा ने इमरान बिन जाफर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी में करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो बिल्कुल लोकसभा चुनावों को लेकर के चुनाव प्रचार काफी तेजी से इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 3 चरण आचल पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण का नंबर है, जिसकी वोटिंग की अगर हम बात करें तो 13 मई को मतदान होना है और इसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में चुनाव प्रचार को लेकर के, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके जो चुनाव का प्रचार अभियान है वो काफी तेजी से इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। जी बिल्कुल, तीसरे चरण की समाप्ति के बाद लगातार चुनाव अभियान जारी है। चुनाव प्रचार अभियान इसमें जैसे आपने बताया अखिलेश यादव और मायावती और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में हैं। चौथे, पांचवें और छठे चरण तक के प्रचार किए जा रहे हैं। अभी से तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने बताया कि जिस तरीके से वो धौरहरा में रहेंगे, सीतापुर में रहेंगे और लखीमपुर में रहेंगे, वहीं अखिलेश यादव भी बहराइच, धौहरा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी में भी रहेंगे। मायावती, सबसे बड़ी बात है कि मायावती कन्नौज में प्रचार करने जाएंगी। माना यह जा रहा है कि उपस्थिति कन्नौज में अखिलेश यादव हैं वहां से उम्मीदवार, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हैं प्रत्याशी सुब्रत पाठक, उनकी सीधी टक्कर वहां पर मानी जा रही थी। लेकिन मायावती अगर वहां पहुंचती हैं तो किस तरीके से मायावती का हाथी वहां क्या गुल खिलाएगा वो तो देखना होगा। तो बिल्कुल दिलचस्प है। प्रियंका गांधी रायबरेली में प्रचार कर रही हैं, रायबरेली में सदर विधानसभा में प्रचार करेंगी। वो आज वहां पे तमाम सारी नुक्कड़ सभाएं करेंगी। तो स्मृति ईरानी जी प्रचार कर रही हैं और वहीं तमाम सारे राजनीतिक दल के छोटे बड़े तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पारा बिल्कुल गर्म है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो तकरीबन जो सीटें हैं 14 चरण के, चौथा चरण और पांचवा चरण, यहाँ पर सीटें भी काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये चरण बहुत ही खास है क्योंकि इसका वर्चस्व लगातार यहाँ पे बना रहा था उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से हमने देखा था 19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, तो यहाँ पर 80 में 80 जो लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 3 से 4 से 5 बार तक जा रहे हैं। मतलब कोई भी क्षेत्र विधानसभा का अछूता न रहे, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह जा रहे हैं और हर क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जानते हैं कि 80 की रसाकशी के लिए तमाम दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात सपा की करें, एक वक्त पर तूती बोलती थी जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन नेताजी के ना रहने से, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, लेकिन अब ये चुनाव उनके बिना है। कितना असर डालेगा ये फैक्टर? देखिए, ये आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आप अपने संगठन में, अपनी पार्टी में किस तरीके से नेतृत्व तैयार करते हैं। मुलायम सिंह यादव एक समय थे वो सबसे अच्छे संगठनकर्ता कहे जाते थे उत्तर प्रदेश में। उनकी एक अलग ही पहचान थी। अगर एक मामूली कार्यकर्ता के यहाँ भी कोई जरूरी काम रहता था तो मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचते थे, सीधा कनेक्ट रहते थे आम कार्यकर्ता से। वहीं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उसके बाद पार्टी में विस्तार दिया है, तो कहीं ना कहीं चेहरों की कमी है। वही भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि इतने बड़े नेतृत्व हैं वहां पर, एक एक साथ 10-10 जगहों पर प्रचार होता है। तो ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है कि वहां पर लीडरशिप को डेवलप किया गया, तमाम बड़े नेता बनाए गए, लोगों ने काम किया, परफॉर्मेंस किया, रिजल्ट आया, अच्छा आया। उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी एक समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कद था, लेकिन धीरे धीरे वो सीमित होती चली गई। हमने देखा 14 और
और 19 में परिवार तक ही और उनकी पार्टी विकास सीमित ऐसी रह गई, और सियासी 14 विकास और ऐसी 19 के बाद सियासी वो कहते जमीन हैं कि खोजने मायावती की के साथ उन्होंने गठबंधन किया जी था। बिल्कुल, और ऐसी ही सियासी जमीन खोजने की तैयारी बसपा मायावती के की साथ भी जो है, गठबंधन किया था उसमें उनको लाभ नहीं मिला। और ऐसी ही सियासी जमीन खोजने की इन चुनावों के जी जरिए बिल्कुल, बसपा की भी अगर है। बात करते हैं, जी बात पूरी कीजिए जी आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुजन समाज पार्टी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने इससे पहले 19 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, और जातीय समीकरण की अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में काफी मायने रखता था, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया था उसको। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को उसका लाभ मिला था, जो 14 के चुनाव में एक भी सीट नहीं पा पाई थी, और 19 के चुनाव में उन्हें 10 सीटें मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2000 जब आते हैं 22 के विधानसभा चुनाव में, तो बसपा फिर उसी स्थिति में पहुंच जाती है, और जहां पर उसको एकमात्र सीट मिलती है, एकमात्र सीट मिलती है। उमा शंकर सिंह रसड़ा से जीतते हैं, विधायक है, लेकिन वो माना यह जाता है राजनीतिक हलकों में कि वो अपने दम पर ही सीट जीते थे। तो इस बार मायावती को कहीं ना कहीं अपना फिर से जो है कह रहे हैं वर्चस्व कायम करने की, जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। हमने देखा था कि उनके भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने हटा दिया है उत्तराधिकारी पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, क्योंकि सीतापुर में ही उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई थी। और मायावती नहीं चाहती कि उनके भतीजे पर इतने बड़े चुनाव में हार की जिम्मेदारी उनके ऊपर जाए। तो हम ये मान तो सकते हैं विकास की अब लड़ाई में रंग देखने को नजर मिलेगा, लेकिन मायावती कहाँ थी कई जगह। बिल्कुल, तो संभावनाओं का असीम जो आकाश है, लेकिन अभी उस पर विराम लगा दिया बसपा सुप्रीमो ने। खैर, उत्तर प्रदेश की इस चुनावी चकल्लस पर लगातार करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल विकास बहुत बहुत शुक्रिया इन चुनावी अपडेट्स को हम तक साझा करने के लिए। बिल्कुल, और चुनावी गलियारे की खबरों का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार नया सवेरा में जारी है, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में। जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं, आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा के इस खास शो में। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद अब बात हम लगातार लोकसभा चुनावों की कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारी वापस लेने का आज अंतिम दिन है, और छठे चरण में 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होना है। आपको बता दें कि इस चरण में 10 सीटें यूपी की, बिहार की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, राजधानी दिल्ली के सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, झारखंड की 6 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान होगा।
साथ ही बीती 7 मई को होने वाला अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का मतदान भी अब छठे चरण में यानी कि 25 मई को ही होगा। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा आज अपना नामांकन पत्र धर्मशाला में दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चंबा सीट से उम्मीदवार बनाया। आनंद शर्मा केंद्र की राजनीति में कांग्रेस का कद्दावर चेहरा है और वो कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कामकाज और पार्टी से मिली अहम जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति से उनका ज्यादा वास्ता नहीं है। ज्यादातर शिमला क्षेत्र में ही उनकी सक्रियता देखने को मिली है। आनंद शर्मा का यहां मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज से हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी इस बार मौजूदा सांसद किशन कपूर का टिकट काटकर डॉक्टर भारद्वाज पर जताया है भरोसा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो ये एक अहम नाम यहां से निकलकर सामने आता है और ये नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि वो आखिरी वक्त तक मायावती के संपर्क में रहे और खबरें ये भी इस बीच आने लगी थी कि बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई और लिहाजा अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने घोषणा कर दी है कि वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर आपको बता दें कि 7वें चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होगा। कुशीनगर में साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार दुबे ने समाजवादी पार्टी के नेता एनपी कुशवाहा को हराया था, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने यहां से अजय प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। और अब बात सैम पित्रोदा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुरु और राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने आईआईटी और आईआईएम में आरक्षण खत्म करने की कवायद की है। सैम पित्रोदा का कहना है कि आरक्षण से आईआईटी और आईआईएम की हालत बिगड़ जाएगी। उनके इस बयान को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करने और इसे मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी की थी कल। उन्हें भारत के लोगों की तुलना जो थी वो चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की जो तुलना है वो अफ्रीकी लोगों से कर डाली, जिसके बाद उन्हें ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। We believe that we must give opportunities to everybody, irrespective of your background, caste, color, religion, all that. But leave IITs, IIMs to themselves. These are the institutions of excellence. Don't mess it up. Give them direction, don't give them numbers. Because director of IIT and IIM is equally concerned about disparity. He's not stupid. People misunderstand these ideas and blow it out of proportion. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेलो। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो करना चाहते हैं उसे अब देश जान चुकी है। पहले बोला विरासत टैक्स लगाएंगे, कभी कहते हैं देश का संसाधन मुसलमानों को देंगे, अब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज और दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकी तक कह दिया है। दरअसल कांग्रेस देश को बांटना चाहती है और ये बयान सैम पित्रोदा का नहीं बल्कि राहुल गांधी का है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की सोच एक ही है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, अब सबको पता चल गया है। देश को कमज़ोर करने के लिए कभी अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ लागू करने का बात करते हैं, कभी सारा भारत का रिसोर्सेस को मुसलमानों को हैंड ओवर करने का बात करते हैं, फिर जाति के नाम से पूरा देश को बांटने का काम करते हैं। अब फिर राहुल गांधी का जो एडवाइज़र हैं सैम पित्रोदा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज़ जैसे हैं, साउथ इंडियन लोग तो अफ्रीकन जैसे हैं। इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का बाकी नेता कुछ भी कह लें और इस जो वक्ता है इससे अपने आप को किनारे कर ले, वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है। और लगातार सैम पित्रोदा की इस बयानबाजी की वजह से कई बार कांग्रेस को बैकफुट पर भी आना पड़ा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए नया सवेरा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। लगातार हम बात करें लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन अब बात हरियाणा की भी कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद में अब हरियाणा की राजनीतिक स्थिति पर हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जन भावना को देखते हुए सभी कांग्रेस में आ रहे हैं। विधायक भी 40 के करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं। और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। और लगातार 7 सालों से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर बना हुआ है। ये कीर्तिमान इंदौर ने जन भागीदारी के साथ एक जवाबदेह प्रशासन के बूते हासिल किया। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, इंदौर ने वेस्ट से वेल्थ बनाने का भी कारनामा कर दिखाया। इंदौर के मेयर के साथ खास बातचीत में कचरे से कंचन तक के सफर पर ज्यादा जानकारी हासिल की है हमारे संवाददाता विशाल। पहले सुनिए, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे शहरों और गांवों की और सफाई भ्रष्टाचार की, इस सोच के साथ स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, जो अब एक मिशन का रूप ले चुका है। और मेरे साथ है इंदौर के मेयर। इंदौर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार 7 बार इंदौर ने ट्रॉफी जीती है, प्रथम पुरस्कार जीता है। मेरे साहब, क्या खास बात है कि इंदौर ही हमेशा फर्स्ट आता है? इंदौर में इंदौरियत है और इंदौरियत का भाव ये है जन भागीदारी। जनता ने स्वच्छता को अपनी आदत बना लिया है। ये अब हमारे बिहेवियर का पार्ट है। स्वच्छता अब हमारी हर एनर्जी का सोर्स है। अच्छा, ये बताइए, आपने जन भागीदारी की बात की, लेकिन बतौर मेयर आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका नंबर 1 पोजीशन कायम रहनी चाहिए। तो उसको बनाए रखने के लिए कितनी बार दिन में सफाई होती है और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, इंदौर की सफाई अपने आप में एक अनूठा मॉडल है, जो कि अब दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है। तो मैं आपको बताऊं तो करीब 500 से ज़्यादा डोर टू डोर कचरा वाहन सुबह 6 बजे निकलते हैं। हर गली की सफाई शुरू होती है, जिसमें करीब 8000 से ज़्यादा हमारे सफाई मित्र
जो इस स्वच्छता की सबसे बड़ी ताकत है, उनके बिना इंदौर की स्वच्छता संभव नहीं है। वो गली गली की सफाई करते हैं। इसके अलावा एक इंदौर की सबसे बड़ी ताकत है कि हम रात को सड़कों की सफाई नहीं, धुलाई करने भी निकलते हैं। वेस्ट टू वेल्थ का ये राज इंदौर के पास है और इंदौर पूरी दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे आप कचरे से कंचन बना सकते हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, इंदौर। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबर यानी कि 24 की चुनौती में इतना ही, बढ़ेंगे आगे। और आइए अब खबरों में बात करते हैं पद्म पुरस्कारों से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में आज पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग के साथ साथ व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे तमाम जो विभिन्न विषय हैं उन गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, सुप्रभात आपको। तो आज का दिन खास तौर पर जो तमाम पद्म पुरस्कार से नवाजे जाने वाले लोग हैं उनके लिए तो खास है ही, लेकिन किस तरह से ये जो पद्म पुरस्कार पाने वाले हैं वो दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, उनकी कहानी भी प्रेरणादायी होती है पूरे समाज के लिए। जी बिल्कुल, आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्हें आज पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में दूसरा अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की अगर आंचल बात की जाए तो 2024 के लिए कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें से 67 पुरस्कारों को पिछले सप्ताह दे दिया गया था, प्रदान कर दिया गया था। और आज की अगर बात की जाए तो आज अलंकरण समारोह के अंदर कुल 65 लोगों को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार होते हैं ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार होते हैं। अगर आज की अगर बात की जाए तो कुल 2 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 9 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 54 ऐसी विभूतियां होंगी जिन्हें पद्मश्री प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के अंदर समारोह आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये जो देश भर के लोग होते हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर, पहले की बात की जाए तो कुछ एक चुनिंदा लोगों को या जिनको लोग चाहते, सरकार चाहती थी, उन्हीं को पुरस्कार मिलता था। लेकिन पिछले कुछ 1 दशक की बात की जाए तो ये समय पूरी तरह से परिवर्तित होता नजर आ रहा है। अब लोगों को ढूंढा जाता है, ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जो वाकई में ग्राउंड लेवल पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, अलग अलग कहीं ना कहीं जिनका सामाजिक सरोकार भी है, ऐसे लोगों को अब पुरस्कार दिया जाता है। और आज का दिन उन 65 लोगों के लिए बहुत खास दिन है, जिन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मान देंगी। और दरबार हॉल के अंदर ये शाम को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और दूरदर्शन के माध्यम से देश दुनिया इस अलंकरण समारोह को देख सकेगी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम है। आज 65 लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिलने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स गिरीश हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर इस वक्त भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और आज वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है
और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की भी उम्मीद है। और इसी पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं। मेघना, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से अगर विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इससे भारत और मालदीव के जो आपसी संबंध है वो आगे आने वाले समय में किस तरीके से मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे? मेघना, देखिए, ये एक तरीके से कहते हैं तो मूसा जमीर का पहला ये आधिकारिक दौरा है विदेश मंत्री बनने के बाद। और उसके अगर हम देखें तो सबसे अहम चीज ये है कि अभी जिस तरीके का हाल में ही एक हाई लेवल की कोर ग्रुप मीटिंग हुई थी जिसमें कि कई क्षेत्रीय मुद्दों को डिस्कस किया गया था, डेवलपमेंट कोऑपरेशन को डिस्कस किया था, और उसके साथ ही जो मिलिट्री पर्सनल का जो टेक्निकल पर्सनल से जो रिप्लेसमेंट है जो मालदीव में चल रहा है, जिसके लिए 10 मई आखिरी तारीख है, उसके ठीक पहले आज मूसा जमीर मिलने वाले हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। तो बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। हम जानते हैं कि डॉर्नियर 228 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी और या फिर हम देखें तो ध्रुव HAL हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर हमारे जो थ्री एविएशन प्लेटफॉर्म जो इंडियन पर्सनल वहां चलाते हैं मालदीव में, वहां पर तैनात हैं, जो कि एवैक्यूएशन है, मेडिवैक है या इन सभी सर्विसेज में मदद करते हैं। लेकिन उसके साथ ही एक और यहाँ पर अहम चीज है कि मालदीव के साथ पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं रिश्तों में एक स्ट्रेन जरूर नजर आ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे और उसके बाद 3 मालदीव के मंत्रियों की तरफ से एक खराब या गलत टिप्पणी आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर, तो उसके बाद उन मंत्रियों को सस्पेंड भी किया गया था मालदीव की सरकार की तरफ से। तो ये ऐसी परिस्थितियों के बाद ये जो अगर हम देखें तो ये जो अगर ये जो मीटिंग हो रही है दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच में, वो बहुत ही अहम साबित हो रही है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि मालदीव के विदेश मंत्री का जो ये भारत दौरा है ये दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है नया सपेरा में। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सपेरा में। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे खबरों में आगे बढ़ते हुए केरल की, जहां पर इस वक्त वेस्ट नाइल बुखार को लेकर राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल केरल में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। वेस्ट नाइल बुखार की सूचना के मद्देनजर केरल के 3 जिलों में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड और त्रिशूर जिलों में वेस्ट नाइल फीवर की सूचना मिली है। जिले के विभिन्न हिस्सों से नमूने इकट्ठा किए गए और उन्हें परीक्षण के लिए भी भेजा गया है। इसे देखते हुए केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ सफाई और बीमारी की जागरूकता गतिविधियों को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं वेस्ट नाइल बुखार के कारण केरल से एयर इंडिया की अधिकतर हवाई सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। दरअसल इसको लेकर के बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में एयर इंडिया के जो क्रू सदस्य हैं वो इस बीमारी के चलते अवकाश पर हैं। तो वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाएं रद्द होने से यात्रियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
और तिरुवनंतपुरम से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय जॉय। अजय, खास तौर पर अगर बात की जाए वेस्ट नाइल बुखार, आखिर इसके जो हम कह सकते हैं सिम्टम्स वो क्या हैं और किस तरह से केरल प्रशासन जो है वो इसको लेकर बहुत सजग और साथ ही साथ तमाम वहाँ नागरिक हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए काम कर रहा है? वेस्ट नाइल बुखार में सिम्टम 80% लोगों को नहीं आती है, सिर्फ सीधे ही आते, बुखार भी नहीं आती है प्रॉपरली। लेकिन जो 20% है उसमें ज़्यादा सीरियस होने की संभावना है, जैसे सीनियर सिटीजन और जिनको इम्यूनिटी कम है, इन लोगों को कुछ ज़्यादा से सीरियस होने की संभावना है इसी डिजीज में। इलेक्शन में बुखार आती है, सिरदर्द आती है और बेहोशी भी आती है और कमजोरी ये भी एक पर्टिकुलर सिम्टम है इस डिजीज की। एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस इसकी लक्षण में थोड़ी समान होती है वेस्ट नाइल के भी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली भी अफेक्ट होती है। एक बिल्कुल कम प्रतिशत लोगों में बिल्कुल न्यूरोलॉजिकली हो जाती है डिसीज की इम्पैक्ट, तो इसलिए मौत की थोड़ी कम संभावना इसलिए होती है कि न्यूरोलॉजिकल Ajay, as the samples have been taken for testing, so what we can expect, that what kind of a virus is this, so that people can be be aware, so that they can take care of themselves and their family members? This is a vector-borne disease जो वायरस से होती है और क्यूलेक्स मच्छर बीमारी फैलाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है, लेकिन infected animals or birds, when mosquitoes bite them and then they bite humans, then it spreads. So it doesn't spread from human to human, but basically from animals and birds to human through Culex mosquitoes. So preventive measures में एक ही बड़ा मामला है, वो है मॉस्किटो कंट्रोल। तो उसी दिशा में हो रही है अभी इधर की आरोग्य हमारी हेल्थ अथॉरिटीज उसी दिशा में काम कर रही है अभी, और अभी तक किसी हॉटस्पॉट कंफर्म नहीं हो चुकी है अभी तक। और एक नया अपडेट अभी आ रही है पालक्काड से, एक संदेह है, एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उनकी सैंपल अभी वायरोलॉजी लैब गया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ चुका है। अगर कंफर्मेशन हो रही है तो उसका मतलब है इसी डिसीज से 2 मौत अभी तक हो चुकी है केरला में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अजय तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, और आइए अब बात करते हैं मिजाजी मौसम से जुड़ी हुई दक्षिणी राज्य केरल का ही जिक्र कर लेते हैं, जहां भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए राज्य के तिरुवनंतपुरम, आलप्पुझा और कोझिकोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही और आज पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों में लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में बारिश की संभावना जताई। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग स्थानों में आज ओलावृष्टि के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग स्थानों में अगर बात करें तो आज से 13 मई के बीच बारिश भी हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर आज भारी वर्षा और आंधी की संभावना जताई गई है। शुक्रवार यानी कल 10 मई को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना भी विभाग ने जताई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों के लिए इस वक्त अलर्ट भी जारी किया गया है?
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सुप्रभात आप दोनों को, आंचल और कृतिका दोनों को। और एक जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज आई है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज अभी इशू की गई है जो IMD की ओर से, और उसके मुताबिक एक इंटेंस कन्वेक्टिव क्लाउड का एक लाइन बनाया है जो कि पास हो रहा है इस वक्त जो कोस्टल एरिया, साउथ का वो जो कोस्टल एरिया है उसके तरफ से पास हो रहा है। उसकी वजह से जो इंटीरियर कर्नाटका है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, जो आसपास के जो इलाके के तमिलनाडु के, उत्तराखंड, कोस्टल उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे बारिश के आसार है। ये बताया जा रहा है कि ये जो जगह है यहाँ पे बारिश हो सकती है, क्योंकि और आपको याद होगा कि ये कुछ जगह जैसे खासतौर से कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से बहुत भीषण गर्मी देखी जा रही थी, हीट वेव कंडीशन देखा जा रहा था। तो उस वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो दूसरी अहम चीज है जो अभी IMD की तरफ से एक और आया है वो है कि एक हीट वेव का एक और सिलसिला शुरू होगा राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पे, और ये आज से शुरू होने की उम्मीद है। इनफैक्ट कल भी बहुत गर्मी देखने को मिली थी। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो बाड़मेर का इलाका है वहां पे कल करीब 46 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सबसे ज्यादा था। उसके साथ साथ गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर के इलाके में भी करीब 45 डिग्री के ऊपर का तापमान चला गया था। जी, तो ये जो जगह यहाँ पे येलो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट क्या कहते हैं डिक्लेयर किया गया है IMD की तरफ से। तापस, बहुत संक्षिप्त में, रिमझिम मेघा यानी कि मानसून कब तक दस्तक देगा ताकि ये जलती गर्मी जो है, जो लू है, उससे निजात मिल पाए? बहुत संक्षेप में, दिल्ली वासियों को वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं है। अभी तो नीचे जो साउथ पेनिनसुला है वहां से आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा इम्पैक्ट अगर दिल्ली नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो मानसून से ज्यादा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट जो होता है, जो आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल करता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आज कल आप देख पाएंगे कि बूंदाबांदी होगी और जो तापमान है थोड़ा सा जरूर कम होगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आंचल, अगर देखा जाए तो फिलहाल मौसम की तरफ से तो जानकारी यही मिल रही है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। दिल्ली में जो लगातार तपती धूप है उससे थोड़ी राहत मिलने में थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा। मानसून के लिए भी दिल्ली दूर है, लेकिन नया सवेरा में वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार आकर हम जानेंगे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं आपके लिए। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के और खास अंक में, जिसमें अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करेंगे हम अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों के सेगमेंट के साथ मौजूद है हमारे साथ इसी स्टूडियो में हमारे सहयोगी गवीश। क्या कुछ छांट कर लाए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए अखबार जगत से? जी, सुप्रभातम आंचल और कृतिका, सबसे पहले और दर्शकों को भी सुप्रभात। बात करें अखबारों की सुर्खियों की, तो जो अखबारों में विशेष रूप से प्रकाशित समाचार हैं उनमें पहला समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सैम पित्रोदा का बयान है। उसके चलते देश में बहुत सरगर्मी बढ़ी हुई है। सैम पित्रोदा ने जो रंग के आधार पर देश के लोगों की तुलना विदेशियों से की थी, उस आधार पर बहुत से उनको कड़वे वचन नेताओं से सुनने को मिले हैं। इसके चलते सैम पित्रोदा को अपनी पोस्ट से, कांग्रेस से इस्तीफा भी देना पड़ा है। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर जुड़ी है विमान से संबद्ध, जहां पर कल एयर इंडिया की लगभग 200 से अधिक कर्मियों ने एक साथ छुट्टी का आवेदन किया था और जिसके चलते 90 से अधिक उड़ानें जो हैं वो रद्द हुई थी।
और यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कंपनी के जो कुप्रबंधन के चलते हैं वह वहाँ के कर्मियों ने यह अपनी लीव्स दी थी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ आलोक सिंह ने कहा है कि जब तक यह समस्या है तब तक चलते आगे कुछ जो उड़ानें हैं वह इससे प्रभावित रहेंगी। अगली खबर जुड़ी है दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी के मामले से, जहां पर सीबीआई ने एक एफआईआर पर लगभग 2 सीनियर डॉक्टर्स के समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वहां आरोप है कि उस आरएमएल हॉस्पिटल में प्राइवेट उपचार डॉक्टर को दिखाने के संबंध में या एडमिट कराने के संबंध में रिश्वत ली जा रही थी। अगली खबर जुड़ी है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी से की एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर बताया गया है कि प्रवासियों द्वारा जो विदेशों में रहते हैं अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगभग भारत भेजा है और उन देशों में भारत शीर्ष स्थान पर आ गया है। 111 अरब डॉलर की राशि प्रवासियों द्वारा भारत भेजी गई थी। आपको बता दें कि यह वर्ष 2022 की रिपोर्ट है, जो वर्ष 2024 की रिपोर्ट में इसे संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने प्रकाशित किया है। अगली खबर जुड़ी है जो मौसम से संबंध। गर्मी का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजधानी दिल्ली दिन ब दिन हीट आइलैंड बनती जा रही है। प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली में जो बढ़ती आबादी है और बढ़ते यातायात के जो साधन हैं उनके चलते यह गर्मी तीव्रता से और भी अधिक बढ़ रही है। तो ये कुछ खबर थी, कुछ सुर्खियां थी जो समाचार पत्रों में विविधता से प्रकाशित की गई। आइए अब चलते हैं आपके साथ आगे और जानते हैं नया सवेरा में कुछ और। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गवेश, तमाम जो इतनी सारी खबरें थी उन्हें बेहद ही कम समय में समेट करके हमारे दर्शकों तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और आइए अब बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों को लेकर फटाफट अंदाज में। तो बात करते हैं रूस की, जिसने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। रूस ने कहा कि अमेरिका का मकसद भारत के राजनीतिक हालात में गड़बड़ी पैदा करना है, जिसमें आम चुनाव बाधित किए जा सके। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार वॉशिंगटन ने अभी तक पन्नू नामक किसी भी व्यक्ति की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं पेश किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने कई अन्य देशों पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाया है। ये दिखाता है कि अमेरिका को भारतीय इतिहास के बारे में गलतफहमी है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि आम चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों से अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने एक संप्रभु देश के रूप में भारत के प्रति कम सम्मान दिखाया है। और चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात अब कारोबार जगत की कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलन के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलन के बीच अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा। और आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी के लिए सख्त निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक कोई भी एनबीएफसी कस्टमर्स को 20,000 रुपए से ज्यादा कैश लोन नहीं दे सकते। गूगल ने अपना डिजिटल पर्स यानी गूगल वॉलेट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। गूगल वॉलेट से लोगों को रोजाना की जरूरी पेमेंट्स को आसानी से और साथ ही सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। भारत और ताइवान आपसी सहयोग से लगातार निवेश और तकनीक साझा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत और ताइवान के बीच व्यापार 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो ये थी कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अब देख लेते हैं खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक 4-4 मैच ही जीत पाई हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ के रेस में बने रहने के लिए आज का मैच जरूर जीतना होगा जरूरी। आईपीएल में बीते कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 10 विकेट से हरा दिया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद की टीम ने बिना किसी नुकसान के 9.4 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेलते हुए 30 गेंद में 8 चौके और 8 छक्के की मदद से 89 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रन की नाबाद पारी खेली। हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली अब पहली टीम बन चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें 16-16 अंक लेकर आईपीएल 2024 के अंक तालिका में सबसे ऊपर हैं। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में मानिका ने दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी जर्मनी की नीना मैकलेम को हराकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। और स्पोर्ट्स जगत के बाद अब बात ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि सिने जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। तो सिनेमाघरों में नेत्रहीन दर्शक भी उठा सकेंगे श्रीकांत का लुत्फ। मेकर्स इस फिल्म के साथ ऑडियो वर्जन जारी कर रहे हैं जो खास दृष्टिबाधित दर्शकों के लिए तैयार की गई। इससे फिल्म से जुड़ी सारी डिटेल्स को बोलकर सुनाया जाएगा। हुमा कुरैशी ने फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस को दी एक खुशखबरी। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए खुलासा कर दिया कि वो इस बार भी पुष्पा पांडे बन धमाका करने वाली हैं। डांस दीवाने सीजन 4 शो मेकर्स ने जज माधुरी दीक्षित के 57वें जन्मदिन पर खास सरप्राइज का किया आयोजन। उन्होंने माधुरी के पति डॉक्टर नेने को शो में किया इनवाइट। फिल्म सावी ए ब्लडी हाउसवाइफ का तीसरा टीजर रिलीज। फिल्म में दिव्या खोसला, अनिल कपूर और हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में 31 मई 2024 को रिलीज होगी फिल्म। एक्टर सुरेश शर्मा स्ट्रीमिंग शो अनदेखी के अपकमिंग सीजन में रिंकू अटवाल की अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार। उन्होंने 2023 की बाढ़ के बाद मनाली में शो की शूटिंग के अपने जो अनुभव हैं उन्हें किया साझा। और चलिए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम की। बात मौसम की करें तो कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जैसे तमाम इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर दक्षिणी तमाम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर जिस तरह से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। बात अगर उत्तर भारत की जाए, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीषण लू चलने के आसार हैं। हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में दिखाई दे रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं तमाम राज्यों के बारे में जहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। आइए ये देखते हैं।
तो आंचल देखिए, 1 घंटे का पावर पैक शो से अब दर्शकों से विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन खाली नहीं जाएंगे, जाते जाते कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठुमकते हुए लंदन की बात करते हैं, जहाँ एशियाई शेरों के जो छोटे शेर के बच्चे हैं उनकी नटखट झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। विदा नहीं लेंगे क्योंकि दोबारा विदा लेने से मिलने की जो उम्मीद है वो खत्म हो जाती है, लेकिन आपसे तो मुलाकात का सिलसिला रहेगा जारी। आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।